मेरी तरफ से आज जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना गलत नहीं होगा कि आईएससी ओरिएंटेड है, पर हालांकि सीबीएसई वाले भी होते तो उनको बस मैं ये कहता कि आपके एंट्रेंस में काम आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं वो डिलीटेड में उनकी तरफ से हो गई सीबीएसई की, पर आईएससी में आ रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ये दिक्कत देती हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअली उसके अंदर कुछ रूल्स फॉलो होने हैं। वो एकदम से क्लिक करना, उसकी प्रेजेंटेशन आना, वो ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। तो कोशिश करेंगे 4-5 क्वेश्चन आराम से कर लें, पर उसके लिए समय बचाना जरूर पहले, तो ध्यान दीजिएगा। और फिर 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं उस पर, तो वो 1 नंबर की अपनी एक डिफरेंट थिंक है, सोचने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है, और जो प्रॉपर्टीज है वो बड़े क्वेश्चन के नजरिए से है, छोटे छोटे रूल समझते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी नॉर्मली समझते हैं कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और नॉर्मल डिटरमिनेंट करा, ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट करने से या नॉर्मल डिटरमिनेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी एक डिटरमिनेंट आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है और कह रहा है ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट बताओ, तो अलग से कोई मेहनत नहीं करनी आपको, वो भी 5 ही है। क्लियर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल के लिए बोले और आपको ऑलरेडी डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, तो आपका आंसर 1/में हो जाएगा। डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट की बात हो रही है। क्लियर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं छोटे से, कि मान लो अगर उसने डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बोला 5, ठीक है, और ऑर्डर दे दिया 3/3 का, और पहला पार्ट उसने क्वेश्चन में बोला कि फाइंड करो ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट, तो आप कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी करोगे, तो आंसर क्या आ गया इसका, 5 ही हो गया। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ट्रांसपोज डिटरमिनेंट एक ही बात है। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन अगर वो ये बोलता कि ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट बताओ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाएगा, यानी 1/5 बस। मतलब ऑर्डर का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बड़े क्वेश्चनों में भी बहुत भर के यूज करते हैं और छोटे क्वेश्चनों के नजरिए से भी, अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर हो तो वो n टाइम्स बाहर आता है, तब जाके डिटरमिनेंट ऑफ ए बचता है। n का मतलब है नंबर ऑफ रोज, एक तरह से कह लो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो 3 रो है तो 3 बार बाहर आया होगा, 2 रो है तो 2 बार बाहर आया होगा, कॉलम है तो कॉलम में से बाहर आया होगा, पर एक पूरी कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम। सर इससे रिलेटेड कैसे कर रहा है क्वेश्चन, पहले वो समझते हैं। कि अगर मान के चलो किसी मैट्रिक्स में मेरे को उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, जब चली रही है तो 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो ये जो 2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, जैसे 3 रो 3 कॉलम, तो ये 2 कितनी बार बाहर आया होगा, 3 बार बाहर आया होगा, तब जाके 2⁻³ डिटरमिनेंट ऑफ ए बचा, 8 इंटू आंसर 40 हो गया। ये क्लियर है। वेट, इसको एग्जाम मतलब प्रॉपर्टी को नॉर्मल तरीके से नहीं, बड़े तरीके से देखे तो, जैसे मान लो ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, बी एम, बी एन, बी क्यू, 1 2 5, कुछ भी लिख दो। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, वो अलग पॉइंट है, पर पॉइंट यहां पे आ रहा है कि क्या कॉमन दिख रहा है आपको कहीं से, कुछ भी, पहली रो या दूसरी रो में से, तो वो कहता है निकाल लो, मुझे औरों से मतलब नहीं है, एक पूरी रो में कॉमन है निकाल लो, दूसरी रो में भी कौन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो 0 कहता मुझे टेंशन ही नहीं है, तो निकाल भी रहा, 0 सपोर्ट करता है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा कॉमन निकालने में। जैसे ए तो कॉमन निकाला मैंने पहली रो में से, और बी निकाला दूसरी रो में से, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे दोनों को बाहर, और ये हम काम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में। ये क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, नहीं आया। इसे करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, कि अगर किसी क्वेश्चन में इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोले तो सेम हो, तो पता है डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है एक तरह से, शॉर्ट में डिटरमिनेंट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। इसके लिए हमारे को कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई देखा जाए तो। जैसा अब अगर मान लो यही इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता, मान लो 2 4 6 1 2 3 5 7 -11, और आप डिटरमिनेंट करो, मैं पहले बता रहा हूं आंसर 0 है, और तुमको ऐसे कैसे बता दिया भाई, क्वेश्चन में मैंने पहले क्या देखा, कुछ तो देख रहा हूँ इसमें, एक तो 2 कॉमन, पहले ये देखा कि 2 कॉमन आ सकता है, ये रूल पता था मुझे, चाहे एक रो में से भी आए, एक बार आ जाएगा उसमें क्या दिक्कत है।
ये चीज अलग हो गई, ये एक सिंपल फॉर्मेट है क्योंकि ये किसी मैट्रिक्स के अंदर था पहले, यानी सब में इंटू हुआ, तो यानी सब में से बाहर आया, ये अलग चीज है, इसका इससे लिंक मत करो, वो प्रॉपर्टी अपनी जगह हो गई। पहले क्लियर है? 2 जैसे बाहर निकाला तो 1 2 3 बचा, 1 2 3 बचा। भाई जिसको प्रॉपर्टी आती होगी तो वो क्यों टाइम वेस्ट करेगा, इतनी देर में तो आंसर 0 कर देगा ना। नहीं आया समझ? तो रीजन क्या हो गया उसका कि दोनों रो सेम है, करके देख लेना, टाइम क्यों वेस्ट करना, पता है 0 है तो 0 है, बात खत्म। वेट, कुछ क्वेश्चन शो दैट जैसे जब होते हैं ना तो हम रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। अब जब करने की बात आएगी इंटरचेंज, तो डिटरमिनेंट कहता है सुन आंसर पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोच, पड़ेगा वो भी नेगेटिव का, तो हम कहेंगे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम एक नेगेटिव पहले से रेडी रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी रो को रो के साथ करते हैं इंटरचेंज, या फिर किसी भी, ये इंटरचेंज का सिंबल होता है कि किसी भी कॉलम को कॉलम के साथ, तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज से मतलब नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव कर देंगे पहली, फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसके लिए 2 बार क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लो ABCDEF MNP, अब मुझे MNP सबसे टॉप पे चाहिए, तो सबसे टॉप पे चाहिए तो टॉप वाला अपनी जगह हटाएगा। तो अगर मैंने क्या बोला टॉप, तो ये रो लिखने का तरीका क्या हो गया, R1 को इंटरचेंज करना है R3 से। ये कहता है भाई मतलब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे क्या, मतलब DEF और ABC, ये कह रहा है कुछ भी करोगे, मतलब मेरे पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ा होगा, कहता है पड़ा है एक माइनस का। और जैसे मैंने माइनस लगाया वो सही हो गया। अगर मैंने कहा मुझे ABC अब बीच में चाहिए, तो अगर आप फिर से ऊपर करते हो, MNP तो छेड़ ही नहीं रहा मैं, ABC जैसे ही मैंने ऊपर पहुंचाया तो DEF ने अपनी जगह छोड़ी होगी, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करे, फिर से इंटरचेंज करा है तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी जब जब आप इंटरचेंज करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या होता है, वो नेगेटिव साइन बाहर। अगर 2 रो 2 कॉलम सेम तो 0 हो गया, किसी भी 2 रो को किसी भी कॉलम आपस में इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव बाहर, दोनों सेम है 0, ये याद करना है एट द एंड, बस और कुछ नहीं। वेट, जब 1 नंबर के क्वेश्चन इस जगह पे देख ही रहे हैं तो एक और प्रॉपर्टी पे बेस देख लेते हैं, वो अलग है, मतलब वो छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन सब सामने आएगा तो नन्ना सा और देखते हैं। एडजॉइंट ए का अगर होल का डिटरमिनेंट किसी क्वेश्चन में बोले, डिटरमिनेंट सीधा डिटरमिनेंट बोले, एडजॉइंट ए नहीं डिटरमिनेंट बोले, तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, पावर में 1 कम हो जाता है डिटरमिनेंट ए की पावर। वेट, इसे बना के भी बताऊंगा जान के, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें वो होंगी। एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट सपोज ने फाइंड करने के लिए बोल दिया था, किसने लगे हाथ जब ये क्वेश्चन दे ही रहा हूं तो ये भी पूछ डालो, तो एक ही पूछेगा एट द एंड। तो एडजॉइंट ए का जब होल का डिटरमिनेंट उसने दिया तो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n हमारे लिए 3 है, 3/3 का मतलब होता है n का मतलब 3 है, इसका मतलब होता है n = 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में 2/3 तो कभी दिखेगा नहीं, तो अगर 4/4 का ऑर्डर है तो n4 हो जाएगा अपने आप ही। क्लियर है? इंटू करने से कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया हमारा 5/2 यानी 25। अब तुम्हें क्या लग रहा है सीधा सीधा पूछेगा, उल्टा भी कर देगा क्वेश्चन में, जैसे लाइक क्या कि छोटे क्वेश्चन में ही देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर उसने क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट अगर मान लो उसने हमसे एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट बोला कि 225 है और फाइंड करना है क्वेश्चन में a' डिवाइड बाय 2 का होल का डिटरमिनेंट। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी अकेले में ही, और साथ में ऑर्डर तो भाई देगा ही, तो 3/3 का ही लेके चलते हैं। तो पहले तो इससे आपके माइंड में क्या आया कि एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट बराबर किसके होता है। चलो जी, अभी ताजा ताजा है तो याद भी रहेगा, ये हमारे को ऑलरेडी वैल्यू पता थी, तो इससे हमें निकल के क्या आएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ये क्लियर है पहले बोलो हाँ। अब वेट पर मुझसे तो उसने कुछ और पूछा है, भाई इतना तो लाओ। अब जो पूछा है जरा उसकी निगाहों से देखो, ये एक तरह से 1/2 ही तो है, ऐसे लिख दो तो कोई गलत है क्या ये,
2 डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, है तो मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई में है। अगर कोई कांस्टेंट जब बाहर करना है तो वो नीचे से ही बाहर आ जाए, उसमें क्या है तो कांस्टेंट, तो कितने टाइम्स बाहर आएगा, ये 2 की पावर 3 करके तो बाहर आया, तब जाके ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट बचा, ये तो 1/8 हो गया, पर ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट नॉर्मल डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा खेल क्या होता है, सर प्लस माइनस क्यों लगाया, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो मॉडुलस है ना, ओए डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कुछ वो अल्फाबेट ABCD हो जाए, उसका क्या करना है, XYZ हो जाए, वो तो डिटरमिनेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगेगा, आपको रिस्क नहीं लेना, वरना पता चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन वो भी गया, जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस, क्योंकि डिटरमिनेंट नेगेटिव में भी आता है पॉजिटिव में भी, पता है बात, बोलो हाँ। वेट, अब आ जाते हैं मेन प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा टेंशन देती है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो, अगर किसी भी रो को आप चाहो ना डायरेक्ट चेंज नहीं करते, किसी भी रो को आपको जब चेंज करना होता है ना, तो आप किसी अदर रो का सपोर्ट लेते हैं, और अदर रो का सपोर्ट लेके किसी अदर कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप जोड़ सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी भी कॉलम को रिप्लेस करना हो तो किसी भी कॉलम में आप डायरेक्ट खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो, अगर फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा वो अलग है, अभी बताऊंगा। नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते, अब ये ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, सर यहाँ पे नॉट इक्वल टू, अब जीरो से करके फायदा क्या मिला, इसलिए जीरो को छोड़कर किसी चीज का ही सपोर्ट लूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चनों से समझते हैं। 3 1 5 2 4 6, यहां पे मैंने लिख दिया 7 9 3, बाहर में जान दो दुनियादारी, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, बस ये बताओ कैसे बनाऊंगा, डायरेक्ट -2 नहीं कर सकता, खुद से सपोर्ट लेना पड़ेगा, और इसके चक्कर में क्या हुआ, जो असर इस पे पड़ेगा किसी अदर रो से, वो दूसरे और तीसरे पे भी पड़ेगा, कहने का मतलब इसे 1 बनाना है, बताओ कैसे करूं, तो आपने क्या बोला, R1 चेंज करो, पहले R1 को तो लिखना पड़ेगा, दिखा रहे हो कि R1 की जगह आप क्या लिखना चाहते हो, R1 माइनस R2, डायरेक्ट R2 कर दो, तो वेट समझना, तो यहां पे ये डायरेक्ट कर दिया, तो ये तो बनाया, पर ये भी तो डायरेक्ट करा, ये भी डायरेक्ट करा, ये सेम रहेंगे, इनसे थोड़ी ना कुछ करना है मुझे भी, फिर से समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं हैबिचुअल कर रहा हूं बस अभी आपको। अब मान लो मुझे ये जीरो करना है, इतने पोर्शन को मुझे टारगेट करना है, मुझे जीरो करना है इसे, तो इसे जीरो कैसे करूंगा, R2 को चेंज करना चाहता हूं, R2 में से हटाना चाहता हूं 2 की इंटू R1 करके, अगर मैं इसकी 2 से इंटू करके माइनस करूं तो जीरो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट -2 नहीं कर पा रहा, सपोर्ट लेने से क्या हुआ, वो कह रहे हम भी जाएंगे, जाने दे, हमें एक को टारगेट करना होता है, दूसरा तीसरा अपना बनता है, इसमें यहीं पे एक टेंशन बन जाती है, सर जो यहां तो न्यूमेरिकल डिजिट है, क्वेश्चन हमारे को ABCD की टर्म्स में दिखता है, XYZ वो भी होते हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी कि जो काम यहां कर रहे हो वो वहां करेंगे, पर कैसे, आंसर को देख के कि मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग तो फॉर्मेट चलाओगे। वेट, 2 से इंटू करके माइनस करा, अब ये माइंडसेट बनाना है आपको, माइंडसेट लाइक क्या, जो चीज मांगी गई है वही तो करोगे, जिनके साथ कोई लेना देना नहीं उसे ऐसे रखो, 2 से इंटू करके माइनस, अब 2 से इंटू करो पहले, फिर माइनस करो, तो प्लस का 10 आएगा, आप समझे नहीं लग रहा है, यहां देखिए 4 में से माइनस कर रहा हूं 2 की इंटू करके, नहीं आया समझ, फिर से समझो, R2 में से माइनस कर रहा हूं 2 की इंटू करके ऊपर वाले के साथ, क्या आया, ये एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बेकार कर देगी, नहीं आया समझ, फिर समझते हैं, नहीं आया जिसको, मुझे इसको जीरो करना है, सपोज टारगेट ये है, तो क्या करूंगा, R3 रिप्लेस R3 माइनस, ये क्लियर है, एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी पीछे सीखी वो 1 नंबर तक सीमित है, और इतना सब समझ जाते हैं, पर दिक्कत क्या है, जब ये जहां जहां लगती है ना प्रॉपर्टी, वहीं पूरा एक सोच का दायरा, इसे रट नहीं सकते आप, ये क्वेश्चन की डिमांड होगी कि मुझे कब क्या चाहिए, उस टाइम आपको प्रेजेंटेबल बनाना है कि मुझे जो चाहिए उसको कैसे आप दिखा रहे हो, मतलब हवा में तीर नहीं मार सकते आप, इसको रट भी नहीं सकते, 7 से इंटू करके, पहले तो इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा, तो यानी पहले सेम बोल लो, हाँ 7 से इंटू करके माइनस, 7 से इंटू करो, वो इधर करो, 7 से इंटू करके माइनस, 7 से इंटू करके माइनस, 7 से इंटू करो, वो इधर करो, 7 से इंटू 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 करो, 7 से इं
क्योंकि प्लस हो जाएगा वो, -21 फिर माइनस करा, माइनस मतलब किससे इंटू करा, फिर माइनस करा। अब पता है सबसे मेन बात क्या है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन में करने वाले हैं, ये अभी तो 1 2 3 में दिख रहा है, जब हमारे सामने वेरिएबल में होगा तो वेरिएबल में हमारे को डायरेक्ट करने से मना किया जाता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फैल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जितनी चीजें समेट नहीं होती, जैसे ही जीरो बनता है ना, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। हालांकि मैं इसमें भी कॉमन निकाल सकता हूं, तो निकाल ही रहा हूं। क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें इन दोनों में, इन दोनों में? तो वेट, एक तो 2 और 10, अरे कॉमन निकल रहा है तो निकालो, ऐसे समझो कोई वेरिएबल का क्वेश्चन है अभी। हालांकि घंटा फर्क नहीं पड़ना, पर फिर भी कॉन्सेप्ट तो समझ पा रहे हो। जितने ज्यादा जीरो समझ लो, उसके बाद कॉमन का स्टेप आता है। 3 1 बने, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 3 1 बनना ही अपना आप में एक टारगेट होगा। फिर उसके बाद 2 1 को जीरो करना है, वो आप कर लोगे इस प्रॉपर्टी से। जब 2 1 को जीरो कर रहे होंगे तो किसी चीज को माइनस माइनस तो करा होगा, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन आता है, गारंटीड। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चनों में जैसे ही कॉमन आया तो 2 फैक्टर तो वैसे ही मिल गए, तीसरा डिटरमिनेंट करके आ रहेगा। फैक्टर मतलब बने बनाए पेयर से, अदरवाइज खुद से करते तो हम तो ऐसा लगता है जैसे कोई मल्टीप्लाई करके कोई फॉर्मेशन से निकाले, जिसमें से फैक्टर बनाना टिपिकल टास्क है। वेट, यहां तो 0 5 4 0 3 1, सबसे ज्यादा जीरो जिस रो या जिस कॉलम में होता है उसको ही हम बोलते हैं कि एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग। कॉलम 1 या रो 1, कॉलम 1 को, जैसी कॉलम 1 को एक्सपेंड किया, समझना आप जरा इसे, इसका मतलब यही 1 टारगेट होगा। मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, अगर ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस या ये वाला प्लेस, जब भी इनमें से उठाऊंगा तो तब माइनस का लगाना है। अदरवाइज इसके डायमंड प्लेसेस के अलावा अगर आपने कोई भी चीज उठाई, कहीं माइनस में लगाना। जैसे अब मैं 1 उठा रहा हूं, तुमने माइनस लगानी जरूरत ही नहीं है, और बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो जीरो हो चुके C1 की वजह से। तो ये 1 उठाया, इसके 1 के अकॉर्डिंग ये 4 चीजें छिप चुकी होंगी, तो ये बचा, तो 5 4 3 1 एज इट इज, और नॉर्मल डिटरमिनेंट अब, तो 25 माइनस 12। सर इतनी देर में तो हम इसको वैसे ही नॉर्मली कर लेते, ये कर लेते ना, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट सिखाया अभी। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दिया x x स्क्वायर x क्यूब, y y स्क्वायर y क्यूब, z z स्क्वायर z क्यूब, और आपको शो करना है x y z x माइनस y y माइनस z z माइनस x। अगर आप डायरेक्ट इसमें डिटरमिनेंट करोगे तो आप खुद सोचो, डायरेक्ट करते के साथ ही क्या होगा, फैला हुआ क्वेश्चन मिलेगा। अगर मैं इन चारों के आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे वापस बना दोगे तुम? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की टर्म्स में है, वहां कौन सा किसमें से कॉमन आ रहा है समझ ही नहीं आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पहले से 2 या 3 फैक्टर बाहर आ जाए, फिर तो एक को लपेट देंगे हम। 2 या 3 फैक्टर, यानी इनमें से 2 या 3 चीजें बाहर आ जाए बिल्कुल प्रॉपरली, बिना कोई डिटरमिनेंट करे। तो पहले थोड़ा घूर घूर के देखो, क्या पता क्वेश्चन खुद ही हेल्प कर रहा हो आपको। अब ये कैसे पता, क्योंकि हमने सीख लिया कि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल दो। तो मैंने कॉमन निकाल दिया, पर जो काम कर रहे होते हैं वो टीचर के लिए लिखते हैं, जैसे x टेकन फ्रॉम R1, y टेकन फ्रॉम R2, z टेकन फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, x बचेगा x स्क्वायर 1, y y स्क्वायर 1, z z, जो कि मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चनों में 3 1 बनता ही बनता है। 20% तो देखो अलग है, वो असाइनमेंट के जरिए 4-5 क्वेश्चन वही कर लेना बच्चा है। किसी को ज्यादा प्रॉपर्टी वाली दिक्कत देना तो टिपिकल क्वेश्चन मार्क करा लो, चाहे वही असाइनमेंट के 4-5 क्वेश्चन कर लेना। पर ऑलमोस्ट क्वेश्चनों में यही दिखने वाला है आपको, 3 1 बनेंगे 80% क्वेश्चन बोलो, और 3 1 बनने के बाद सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखेंगे। 3 1 में से आपका टारगेट होगा 2 1 को जीरो करना। एक साथ भी कर सकते हो, एक एक करके भी कर सकते हो, और मैं आपसे ये कहूंगा एक ही बार में निपटाओ। जैसे कि इसको इसमें से माइनस करता, इसको इसमें से माइनस करता, तो बेटर है टीचर को दिखाओ R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। कर सकते हैं, वैलिड है, ये ध्यान रखना। XYZ नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता, पर वैलिड है, टाइम सेविंग होता है। पेपर में बोर्ड दे रहे हैं, हमें टाइम भी बचाना है, तो मैं अब यहाँ पे ये वाली बात नहीं कर सकता कि अब हम इतना करेंगे, अब ऐसे ऐसे करेंगे, गलत तो नहीं, एक एक करके कर लेना जिसे दिक्कत आ रही है। अब सुनो, अब आपने 2 चीजें छेड़ी हैं, जो नहीं छेड़ी पहले उसे लिख लो अपने पास। वो कौन? यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये सब पे फर्क डालेगा। या पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 में से R2 कराया, तो ये इसमें से गया, इसमें से ये भी जाएगा बेचारा, लपेटे में तो ये भी आ गया, ये इसमें से गया,
इसमें से ये गया, ये इसमें से गया, नहीं आया समझ? कई बच्चों को मैंने देखा जब वो कॉमन निकालते तो यहाँ पे x माइनस वाई बच जाता है, नहीं क्यों बचेगा, उसके लिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूं बस। नहीं आया समझ? भाई देख तो लो, वो x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि उसको क्या लिख सकते पहले ये तो देखो, स्क्वायर थोड़ी हट जाते हैं x माइनस वाई कॉमन निकालने से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी, बस कुछ में क्या होगा क्यूब आ जाएगा, उससे ज्यादा आपको देगा नहीं। ठीक है, 0 y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, और 1 जेड जेड स्क्वायर। अब इसमें फिर क्या दिख रहा है आपको, x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद क्या बचा, पहले तो कॉमन ऐसे और ऐसे निकाला है, यानी नीचे वाली रो से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर 0 घंटा फर्क नहीं पड़ता उस पर, चाहे कॉमन करूं या मल्टीप्लाई करूं। यहाँ पे वेट, यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, 4 फैक्टर में से 3 निकल गए, अब वो जबरदस्ती जो तुम चाह रहे हो वो भी निकल जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी होगा, वो तो थोड़ा बहुत तो डिटरमिनेट करना बनता है। सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो चुकी, 4 में से 3 निकल गए, अब जो आएगा वो अकेला ही आएगा बेचारा खुद ही। अब क्या करा, जिसमें सबसे ज्यादा 0 दिख रहे हैं कौन है वो, तो इसे लिखते हैं एक्सपेंडिंग C1। तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जैसे एक्सपेंड करा यानी ये वाला 1 टारगेट करा मैंने। अब बाकी 0 से मतलब ही नहीं है मुझे, मैं काय को लिखूं टाइम वेस्ट करने के लिए। इस वाले 1 को लिखने के बाद जोन सा दिख रहा है वो सा लिखा, 1 एक्स प्लस वाई, 1 वाई प्लस जेड। नहीं आया क्या बोलो? y प्लस जेड माइनस करने से दोनों के साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस वाई, डिटरमिनेंट पता है ना, पहले इसकी इंटू फिर माइनस इसकी से इंटू, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां पे y कट गया, ये तो वही आंसर आया जो चाहिए था। वेट, दिक्कत ये इतने प्यारे नोना बाबू टाइप क्वेश्चन तो देता ही नहीं, हमारी तो बुक के क्वेश्चन ही बड़े अलग लेवल पे हैं। तो मेरे को क्या एक बुक आपकी मिल सकती है? अभी भी 6 मिनट है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो, हालांकि क्वेश्चन के साथ ही समझाना ज्यादा बेस्ट है, वैसे देख लीजिए एक छोटी सी नन्ही सी, कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 चीजें दिखे ना, MNPQRS समथिंग, तो आप इसके 2 हिस्से तोड़ सकते हो, पर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को तोड़ते हैं बस, सारा नहीं। पता चले इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, ऐसे तोड़ दे, ऐसे नहीं होता। डिटरमिनेंट कहता है 2 हिस्से में तोड़ दो,